नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो कहानी सिर्फ डराती नहीं, कहानी स्वाभिमान को सिखाती है। एक ऐसी कहानी जो किसी गांव वालों के स्वाभिमान को दर्शाती है, जिन्होंने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए रातों रात गांव खाली कर दिया। मैं जैसलमेर के एक ऐसे गांव के बारे में बात करने वाला हूं, वह गांव जो रातों रात खाली हो गया और लगभग आज 200 से 250 साल बीतने के बावजूद भी वो गांव बिल्कुल वीरान सा है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमें ये लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ में आ चुका है कि शायद मैं जैसलमेर के एक डरावने गांव कुलधरा की बात करने वाला, लेकिन वो गांव सिर्फ एक डरावना नहीं है। वो गांव जो है एक ऐसी सीख हमें देता है कि जब कोई ऐसा सवाल जब अपनी बेटियों की इज्जत पे आ जाए, जब अपनी बच्चियों की इज्जत पे आ जाए, या जब उनको बचाने की बात हो ना, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आदर्शों को बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, वो इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। मेरा मकसद यहाँ पे ये कतई नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी डरावनी कहानी सुनाऊं। मेरा मकसद ये है कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब लोगों ने दुनिया के लिए अलग एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो मैं आपको जैसलमेर के एक गांव कुलधरा के बारे में कहानी सुनाने वाला हूं, जो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि ये जो कुलधरा गांव है वो 13वीं शताब्दी थी, जो 13वीं सदी थी, उस समय यहाँ पे बसा था। और यहाँ से जो क्या है कि जो पाली के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पाली के जो लोग थे, वो यहाँ आके बस गए थे, इसलिए उन लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। ये कहानी देखो कि जब 1300 से शुरू हुई ना, 1300 सदी से जब लोग वहां पे बसे और जब 18वीं 19वीं सदी तक आई, तब ये लोग इतने ज्यादा समृद्ध हो चुके थे कि जैसलमेर जैसे एरिया में भी अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कर लिया कि वो जो कुलधरा गांव था, पूरे जैसलमेर का सबसे अधिक उस समय टैक्स देने वाला एक गांव बन गया। यहाँ पे खेती की बहुत अच्छी उन्नत तरीके वहां पे उन लोगों ने ढूंढ लिए थे। वहां के जो लोग थे वो वैज्ञानिक सोच के लोग थे। उन्होंने वहां पे जैसलमेर जैसी जगह पे पानी को स्टोर करने के जितने भी तरीके थे, वो तरीके इजाद किए। वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे प्रकार के तरीके इजाद किए कि शायद इस बारिश जो उस समय होती थी, आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है और वहां पे जो पानी है ना, उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन उस समय में भी उन्होंने पानी को स्टोर करने की उन्नत तकनीक विकसित की। उन्होंने टांकों का निर्माण किया, उन्होंने अलग अलग प्रकार की युक्तियां अपनाई, जिसके कारण वो पानी स्टोर कर सके और पानी स्टोर करने के बाद में उससे खेती की जा सके। एक समृद्ध इस गांव को एक समृद्ध गांव बना दिया उस लोगों की तकनीक ने। वहां की जो दीवारें हैं, वहां के जो मकान हैं, उससे ये कहते हैं कि ये जो सभ्यता है कहीं ना कहीं बहुत आगे की सोच रखती थी। वहां पे पक्की नालियां बनी हुई है, पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन आज जब वहां पे अपन लोग जाते हैं तो उन वीरान घरों को देखकर ऐसा एक बार जरूर लगता है कि इस गांव के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस गांव की हालत आज इतनी ज्यादा बुरी हो गई और उसको एक डरावना गांव नाम दिया जाता है। एक ऐसी जगह जब कोई उसके बारे में बात करता है, जब उसके बारे में कोई सुनता है, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक डर जरूर महसूस होता है। एक दिल के कोने के अंदर शायद वो चीज एक महसूस होती है कि यार क्या हुआ ऐसा, क्यों आखिरकार जो पालीवाल ब्राह्मण थे वे अच्छे समृद्ध जगह को छोड़कर कहीं दूर चले गए और जो उनके मकान थे आज खंडर बन गए। ये कहानी है लगभग 19वीं सदी की, लगभग 1815 से 1825 के बीच की। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर पे
एक राजा का शासन हुआ करता था, और वो जो राजा था एक नाम मात्र का राजा था। उसका पूरा काम, उसके राज्य की पूरी देखभाल और राज्य की पूरी शासन व्यवस्था एक दीवान के द्वारा चलाई जाती थी, और वो दीवान अपने आप को ये मानता था कि वही राजा है। और राजा जो थे ना, जो वास्तविक राजा थे, वो नाम मात्र के राजा थे। राज्य की देख रेख, राज्य की कर व्यवस्था, राज्य में क्या करना है, राज्य में क्या नहीं करना है, वो सारा का सारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस राजा का दीवान करता था, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह अपने कुकृत्यों के लिए, अपने अत्याचारों के लिए इतना ज्यादा कुख्यात था कि उसको लोग सालिम सिंह भी कहते थे। सालिम सिंह, एक सवाल ये भी आता है कि सालिम सिंह की हवेली कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हमेशा होता है जैसलमेर। ये कहा जाता है कि सालिम सिंह ने अपना जो जिला था, अपना जो एक एरिया था जैसलमेर, उस जैसलमेर के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाया कि लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। लोग अब विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास में भारी भरकम सेना थी भाई, उसके पास में ट्रेन लोग थे, सेना थी उसके पास में, और सेना जो होती है उसके साथ आक्रमण कौन करना चाहेगा? कोई ऐसा थोड़ी यार सामने से मौत को कोई बुला सकता है क्या? क्योंकि मौत से सब डरते हैं, मरने से सब डरते हैं, है ना। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस समय कि वो सालिम सिंह की किसी भी बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षा है, या बढ़ते हुए जो टैक्स है, या जो अत्याचार कर रहा है, उसके विरोध में कोई आवाज उठाए। तो सारे लोग कहीं ना कहीं उस चीज को सहन करते जा रहे थे। लेकिन सालिम सिंह के बारे में एक और भी चीज बहुत ज्यादा फेमस है कि सालिम सिंह जो था वो बहुत ही एक महिलाओं के मामले अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बेकार टाइप का आदमी था। बेकार टाइप का आदमी का मतलब होता है कि मतलब पूरे दिन उसका ध्यान कहीं दूसरी चीजों में लगता ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक, अब क्या बोलूं मैं, मतलब पूरे दिन मतलब फालतू इन चक्रों में ही रहता था। मतलब महिलाओं के प्रति उसका जो, अगर मैं एक नजरिया बोलूं या एटीट्यूड बोलूं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे कि इतिहास में बहुत सारे राजाओं की कहानी रही है महिलाओं के प्रति, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी कहानी इसको जब मैं आगे बढ़ाऊं, तो एक दिन क्या हुआ कि कुलधरा के जो मुखिया थे, उन कुलधरा के मुखिया की एक बेटी थी, और एक बार कहीं उस बेटी के ऊपर सालिम सिंह की नजर पड़ गई। मुखिया की वो बेटी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा अपन कह सकते हैं कि उसकी ख्याति जो थी आसपास के बहुत सारे गांवों तक फैली हुई थी। जब उसने सालिम सिंह ने जब उसको पहली बार देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि ये लड़की यहाँ पे इस गांव के अंदर क्या कर रही है, इसको तो मेरी हवेली के अंदर होना चाहिए। और उसने गांव के मुखिया को बुलाकर ये बोला कि मैं आपको अगली पूर्णिमा तक का समय देता हूं, इस लड़की को मेरे महल में पहुंचा देना। उसने मोहलत दी गांव के लोगों को, गांव की मुखिया को, और उसने एक फिक्स टाइम भी बताया, और ये भी बोला कि यदि उस समय तक ये लड़की मेरे महल में यदि नहीं पहुंच, अगले दिन मैं अपनी सेना लेके इस गांव के अंदर पहुंच जाऊंगा, और इस गांव का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। अब ये बात जब सालिम सिंह की उन गांव के लोगों ने सुनी, तो वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया। उन लोगों को लगा कि यार अब बचने वाले नहीं हैं। दो सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ना गांव की बच्ची का भी सवाल है और उनकी जिंदगी का भी सवाल है। लोग कहीं ना कहीं एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात को नहीं माना तो उन्हें अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़ेगा। ये जो समय था, जो उसने मोहलत दी थी पूर्णिमा तक की, वो समय उनका बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो जैसे अब कल पूर्णिमा है, तो उन्होंने क्या किया, रात में एक आपात बैठक बुलाई, और ये तय किया गया कि आसपास के जितने भी 80 गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के, उनके मुखिया को भी वहां पे बुलाया गया,
और एक गांव के कुलदरा गांव के एक प्राचीन मंदिर के सामने बैठक बुलाई गई। वहां पे लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल था वो एक गांव की लड़की का मतलब एक इज्जत का सवाल था। एक ऐसा सवाल अब जिसके बारे में शायद लोग बहुत कम बात करते हैं, और क्योंकि बचाना था भाई। तो जो गांव का जो मुखिया है उसने अपनी पगड़ी सिर से उतारी और लोगों के सामने रख दी। उसने बोला कि ये जो बच्ची है वो सिर्फ मेरी बच्ची नहीं है, हम सब पालीवाल ब्राह्मणों की बच्ची है, और जो आप करोगे ना वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श चला, बहुत ज्यादा वहां पे बातें हुई, और आखिरकार ये डिसाइड किया गया कि अब इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। गांव के जो मुखिया लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम लोग अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में इस गांव को खाली कर देना चाहिए। चाहे हमारे यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हमें यहाँ पे शायद जो हम ले जा सकते हैं उसी को ले जाना, बाकी सिर्फ यहीं पे छोड़ दो, इस घरों के अंदर छोड़ दो, क्योंकि आज रात को ही हम अपने गांव को खाली करने वाले हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, जितने भी जवान लोग थे एक बार सोच में पड़ गए। लेकिन सवाल फिर भी वही था, अपनी बच्ची को बचाने का। लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात हमारी जो ये रात है इस गांव के अंदर आखिरी रात होगी, और पूरे रात में ही हम सबको ये घर छोड़ के यहाँ से जाना है। महिलाओं को बोला गया कि वहां पे आपके जितने भी गहने हैं उसको यहीं पे रखो, उसको साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान वही लेके जाना है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। और उन महिलाओं को ये बोला गया, अब महिलाएं देखो गहनों का बहुत ज्यादा शौक होता है, आप लोगों को पता है, वो सब कुछ छोड़ सकती है पर उसको नहीं छोड़ सकती। लेकिन उस रात दुखी मन से उन महिलाओं ने क्या किया, अपने जो गहने थे वो अपने घर का जो आंगन था उसके अंदर गड्ढा खोद के गाड़ दिया। जिस घरों में बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही थी, जिस घरों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी, जिन घरों के अंदर बुजुर्गों की वो हथैयों की आवाज आ रही थी, बातों की आवाज आ रही थी, आज वो गांव पूरी तरह सुनसान होने वाला था। लोगों ने जलती हुई आग के अंदर पानी डाला, इधर उधर सारा सामान बिखरा हुआ था, उन्होंने वही सिर्फ सामान उठाया जो उनके काम का था, और उस पूरी रात के अंदर उन्होंने वो गांव खाली कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि जब उन्होंने ये गांव खाली किया तो उस समय लगभग 5000 पालीवाल ब्राह्मण एक साथ एक ही रात को कहां चले गए आज तक किसी को नहीं पता चला। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ पालीवाल ब्राह्मण जोधपुर आ गए, कोई उत्तर की दिशा में चले गए, लेकिन आज तक ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। क्या काले आसमान ने उनको निगल लिया, क्या धरती उनको खा गई, या कहीं हवा के साथ वो गायब हो गए, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन उन जाते हुए लोगों ने दुख भरी आंखों के साथ अपने गांव को वापस एक बार देखा, और उनको ये लगा कि वो अपने इस गांव को वापस कभी नहीं देख पाएंगे, और एक बुरा श्राप उस गांव को देके चले गए। उन्होंने ये कहा कि इस गांव के अंदर वापस कोई नहीं बस पाएगा, इस गांव के अंदर वापस किसी का भी मकान नहीं बन पाएगा, ये गांव वापस कभी बस नहीं पाएगा। और शायद यही कारण है कि आज लगभग 200-250 साल होने के बावजूद भी उस गांव में आज तक कोई नहीं रहता, सिर्फ सोने मकानों के सिवाय। आज भी जब वहां पे जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो चीज महसूस होती है, उसकी कहानी को आप महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने किस हिसाब से किस कंडीशन के अंदर अपने घरों को छोड़ा होगा। क्योंकि घर को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, कोई आसान काम नहीं होता, और एकदम से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कैसे उन लोगों ने निर्णय लिया होगा, सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, एक ऐसा निर्णय जो ये बताता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो झुकने की बजाय वहां से चले जाना बेहतर होता है। ये कहानी ये बताती है कि उस गांव के आसपास के जो 80
लगभग 82-80 गांव थे, उसके जितने भी पालीवाल ब्राह्मण थे वो सारे एक साथ वहां से चले गए। ये कहा जाता है कि जब भी आप कुलधरा गांव के अंदर घूमने जाते हैं तो आप उसकी हवा को महसूस कीजिएगा, उसके खंडरों को महसूस कीजिएगा, उसके वहां पे इतिहास को महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी कोई वीरता की कहानी या प्रेम की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्वाभिमान की। लोगों ने स्वाभिमान के लिए अपने घरों तक को छोड़ दिया, है ना। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद कुछ लोग यार पानी के मतलब कुलधरा में पानी की कमी कारण वो लोग वहां से चले गए। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सालिम सिंह ने बहुत अधिक कर लगाए, इसके कारण उससे परेशान हो गए होके लोग वहां पे चले गए। लेकिन पानी की कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यदि पानी की कमी होती है तो एक साथ छोड़ के कोई नहीं जाता, धीरे धीरे लोग पलायन करते हैं, धीरे धीरे पलायन करते हैं। एक साथ आज तक अब कैसे चला जाए? तो कहीं ना कहीं ये कहानी ये बताती है हम लोगों को कि भाई कि जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो किसी इंसान को क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना ही बताता हूँ, देखो इतिहास की बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास के बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो घटना है ना स्वाभिमान की, ये घटना इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलती। इस कहानी के माध्यम से आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि ये कहानी मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डरावनी भयंकर कहानी बताई है, ऐसा नहीं है कि कुलधरा सिर्फ एक डरावना प्लेस ही है, एक उदाहरण छोड़ के जाता है स्वाभिमान का। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जब समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है, समाज के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर लेते हैं, उस किसी के साथ आपस में वापस हाथ मिला लेते हैं, लोग वापस साथ में बैठना शुरू कर देते हैं, लोग अपने साथ हुई उन घटनाओं को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो घटनाओं को भुलाकर आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बात किसी के सम्मान की हो, किसी के इज्जत की हो और किसी के स्वाभिमान की हो तो उसके लिए लड़ना जरूरी है, उसके लिए ऐसे काम करना जरूरी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, लेकिन जब आप सामना कर सकते हैं ना, जब आपके पास हिम्मत होती है, क्योंकि है ना लड़ना जरूरी है भाई। देखो सर्वाइवल और फिटेस्ट का मतलब क्या है कि इस दुनिया में वही बेहतर इंसान बन सकता है जिसके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, अपनी बच्चियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को रखने के लिए इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ना बात बता रहा हूँ, मेरे को जैसे मैं अभी यहाँ पे एक कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अभी कहानी सुना रहा था, मैंने बीच में कुछ और बोला, अभी शायद हो सकता है मैं कुछ और यहाँ पे आपके सामने बोलूँगा। हो सकता है कि जब मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊँ तो आप लोगों को शायद हंसी भी आए। इस कहानी में मतलब कहानी मैंने सुनी है, लेकिन इसके साथ में अपनी बात भी कुछ ऐड करना चाहूँगा पीछे कि देखो हम लोग शुरुआत करें। मुझे पता है कि मेरे को देखने वाले लोग अपने ही कुछ लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सेटअप अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ मामला अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है ना उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को सिर्फ एक चीज पर सीमित रखना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक चीज को पकड़ लिया, उसके ऊपर ही आप काम करते जा रहे हैं, सफलता मिले ये जरूरी नहीं है। अपने है ना फील्ड को थोड़ा और बड़ा है ना, मतलब एक अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो अपने आप को ऑलराउंडर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। कोशिश करते रहिए, है ना, लगातार अपने आप को काम के साथ तुम बैठाते रहो, है ना, अपने नया काम सीखो। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आगे हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में और एक नए तरीके के साथ में आगे सुनाऊंगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है
अगर आपको शायद मेरी अगर बातें अच्छी लगी है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और शायद आपका जो प्यार है ना, वो हमें और अच्छी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।